बिना मतलब के सिर्फ परिवार खैरियत पूछता है। बिना मतलब के सिर्फ परिवार खैरियत पूछता है। पैसा कमा ले भाई, जमाना औकात पूछता है। अस्सलामु अलैकुम, हेलो, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में जिक्र किया था, और आज के लेक्चर में हम एड्रीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की सिंथेसिस को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरी जान, चलो चलते हैं, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज वीडियो में बने रहना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलो, जब भी हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जो आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है, रिमेंबर मेरी जान, जो आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है, गौर से देखना, अगर आप इस पॉइंट की तरफ देखेंगे तो यहां आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। नंबर वन इज कॉल्ड एज एड, और एड का मतलब होता है बाबा एबो, और रीनल से मुराद मेरी जान किडनीज। तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से या टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जाऊं तो आपको दूर से ही पता चलेगा कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो किडनीज के ऊपर पाया जाता है। अल्फाज से ही पता चल रहा है, एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके किडनीज के ऊपर पाया जाता है। तो यही पॉइंट आपके बोर्ड पे लिखूंगा कि एड्रीनल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जरा गौर से देखना बाबा, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज लोकेटेड, जो कहां पे पाया जाता है, अभी अभी हमने बोला, विच इज लोकेटेड अबव द किडनीज, जो बाबा किडनीज के ऊपर पाया जाता है। क्योंकि ये किडनीज के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड है, इसीलिए मेरी जान हम इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। गौर से देखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो पहला पॉइंट हमने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जो पकड़ा वो ये है कि इट इज एन एंडोक्राइन। बाबा एंडोक्राइन से मुराद ये अपनी सिक्रीशंस को सीधे के सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेगा। अगर आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में फर्क मालूम नहीं है तो बाबा पीछे दिए गए या डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उन वीडियोस की लिंक दे दी है, जरा उन पे जाकर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये अपनी सिक्रीशन को बाबा सीधे ब्लड में छोड़ देता है। और ये पाया कहां पे जाता है? इट इज लोकेटेड अबव द किडनीज। सिंस इट इज लोकेटेड अबव द किडनीज, इट इज कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड। जरा गौर से आप इस स्लाइड की तरफ देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्लाइड के जरिए से। अगर बेटा ये आपकी किडनीज कंसिडर की जाएंगी, नाउ लेट अस अज्यूम ये आपकी किडनीज है बाबा। अब मुझे आप बताएंगे, अगर ये आपकी किडनीज है तो किडनीज के ऊपर आपको ये दो कलर के या दो किस्म के ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। नाउ दीज ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड अबव द किडनीज, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड्स, या मेरी जान दे आर कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो यही पॉइंट तो मैंने आपको समझाया कि एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में छोड़ देता है और ये किडनीज के ऊपर पाया जाता है। क्योंकि ये किडनीज के ऊपर पाया जाता है इसीलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब जरा गौर से देखना, अगर हम इसके शेप के बारे में बात करेंगे, यानी अभी हम थोड़ा बेसिक जाएंगे, उसके बाद मेरी जान डिटेल में सिंथेसिस पढ़ेंगे। अगर हम एड्रीनल ग्लैंड के शेप के बारे में जाएंगे तो रिमेंबर मेरी जान, जो आपकी किडनीज होती है ना, अभी मैंने आपको समझाया कि किडनीज के ऊपर बाबा आपके दो ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज टू ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड्स। लेकिन जरा गौर से देखना कि जो किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, किडनी तो राइट साइड से भी है, किडनी तो लेफ्ट साइड से भी है, इसका साफ मतलब है ना कि किडनी, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रीनल ग्लैंड होगा और लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड होगा। अब जरा शेप के बारे में जब हम बात करेंगे तो रिमेंबर, जो राइट किडनीज के ऊपर ग्लैंड होता है, यानी जो राइट एड्रीनल ग्लैंड होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। पॉइंट बेटा याद रखना, ऑथेंटिक डाटा आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, या मैं यूं कहूं इट इज पाइरामिडल इन शेप।
तो राइट एड्रिनल ग्लैंड की शेप कैसे होती है बाबा? ट्रायंगुलर होती है या पिरामिडल होती है। अगर आप इसके दो सरफेसेस देखेंगे तो बाबा जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना राइट एड्रिनल ग्लैंड की, विच इज अवे फ्रॉम द किडनीज, यू कैन सी इट इज नैरो, या नैरो होती है। और इस नैरो पोर्शन को बाबा एपेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी एड्रिनल ग्लैंड का वो एरिया जो किडनीज के बिल्कुल क्लोज होता है, वो थोड़ा ब्रॉडर एरिया में पाया जाता है, यानी उसकी जो एरिया होती है वो थोड़ा ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू द एपेक्स। नाउ दिस एरिया व्हिच इज क्लोज टू द किडनीज, दिस इज कॉल्ड एज बेस। तो अभी तक हमने कहा कि अगर हम एड्रिनल ग्लैंड के शेप के बारे में बात करेंगे तो राइट एड्रिनल ग्लैंड की शेप डिफरेंट होती है और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड की शेप डिफरेंट होती है। राइट एड्रिनल ग्लैंड की शेप बाबा ट्रायंगुलर होती है या ये पिरामिडल होती है, कोन शेप्ड होती है। इसके पास ऊपर वाला एरिया नैरो होता है जिसे एपेक्स के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला एरिया ब्रॉड होता है जिसे हम बेस के नाम से जानते हैं। जरा गौर से देखेंगे, अगर हम लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जिक्र करेंगे तो रिमेंबर बाबा जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है इट इज सेमी ल्यूनर इन शेप, इट इज हाफ मून शेप्ड, इट इज सेमी ल्यूनर इन शेप, ये सेमी ल्यूनर होता है शेप में। अगर आप फिर से उसी स्लाइड पे चलेंगे जहां पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, जरा बेटा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना। चलो इधर ही दिखा देता हूं, इधर देखना बेटा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रहा आपके पास आपका एड्रिनल ग्लैंड। जरा गौर से देखेंगे आप बाबा, ये जो आपका राइट एड्रिनल ग्लैंड है दिस इज पिरामिडल इन शेप कंटेनिंग द नैरो एपेक्स एंड द ब्रॉड बेस, while as the left adrenal gland appears to be a half moon shaped structure and this is called as semilunar shape। क्या मैं अभी तक बोलूं कि आपका एड्रिनल ग्लैंड किस शेप का होता है? राइट एड्रिनल ग्लैंड ट्रायंगुलर होता है और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड बाबा शाबाश सेमी ल्यूनर होता है। इसके बाद हमने शेप का जिक्र किया, अब हम बात करेंगे मेरी जान साइज का। अगर हम बाबा साइज के बारे में जिक्र करेंगे तो जरा बाबा गौर से आप कॉन्सेप्ट की तरफ देखना। एक मिनट मेरी जान, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। ये रहा शेप। अगर हम इधर साइज के बारे में जिक्र करेंगे, आप साइज के बारे में जिक्र करेंगे तो जरा गौर से बेटा कॉन्सेप्ट की तरफ देखना। जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं इनकी जो लेंथ होती है ना मेरी जान, इनकी लेंथ होती है बाबा 50 मिलीमीटर, बोले तो 5 सेंटीमीटर। और अगर हम इनके ब्रेडथ के बारे में बात करेंगे तो बाबा इनकी ब्रेडथ होती है 30 सेंटीमीटर, बोले तो 3 सेंटीमीटर। 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर बोले तो 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनके थिकनेस के बारे में जिक्र करेंगे तो बाबा याद रख लेना इनकी थिकनेस होती है 10 मिलीमीटर, बोले तो 1 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने शेप के बारे में जिक्र किया, दे आर ट्रायंगुलर, दे आर पिरामिडल और दे आर सेमिल्यूनर इन शेप। हमने बाबा साइज के बारे में जिक्र किया कि इनका साइज कितना होता है। लेंथ बोले तो 50 मिलीमीटर, ब्रेडथ बोले तो 30 मिलीमीटर और बाबा थिकनेस बोले तो 10 मिलीमीटर। इसके बाद मेरी जान अगर हम इनके वजन के बारे में बात करेंगे, अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो बाबा याद रखना इनका वेट 5 ग्राम तक होता है। और अगर कलर के बारे में जिक्र करेंगे तो याद रखना कयामत के दिन तक कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना मेरी जान, जरा गौर से बाबा कॉन्सेप्ट की तरफ देखना। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसका जो मेरी जान कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो किडनी से दूर पाया जाता है वो मेरी जान येलोइश कलर का होता है, वो येलोइश कलर का होता है। और जो मेरी जान एरिया जो किडनीज के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है दैट इज स्लाइटली डार्कर और आई मस्ट से रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। तो आपने कॉन्सेप्ट को बाबा अभी तक देखा कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है मेरी जान, जरा गौर से देखना। मैंने बोला एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसके 2 हिस्से होते हैं जिसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। कॉर्टेक्स जो किडनी से दूर पाया जाता है और मेडुला मेरी जान जो किडनीज के नजदीक पाया जाता है। कॉर्टेक्स येलोइश कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स।
while as जो मेडुला होता है it is slightly darker because it does not contain enough lipids। तो ये मेरी जान जो आपका मेडुला होता है ना मेरी जान, it is slightly darker और it is reddish brown in color। कॉर्टेक्स येलोविश कलर का होता है क्योंकि इसमें मेरी जान लिपिड्स ज्यादा होते, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता। क्यों ज्यादा होता? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही मेरी जान यहाँ हार्मोन्स बनेंगे जो मैं आपको सिंथेसिस में समझाऊंगा। फिलहाल हमने शेप के बारे में जिक्र किया, हमने शेप के बारे में जिक्र किया ट्रायंगुलर, हमने मेरी जान साइज के बारे में जिक्र किया और हमने वजन के बारे में जिक्र किया और बाबा हमने कलर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि ये या तो येलोविश कलर का होता है यूजुअली कॉर्टेक्स, या तो ये मेरी जान रेडिश ब्राउन होता है यूजुअली मेडुला। तो अभी तक तीन चीजों का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस स्लाइड को आपके सामने रखेंगे और आप गौर से इसकी तरफ देखेंगे। जब हम स्लाइड को आपके सामने रखेंगे तो आप यही पॉइंट देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों? बिकॉज देयर आर अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन ओवर द टॉप ऑफ द किडनीज। ये किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो किडनीज के ऊपर पाया जाता है। अब हमारे बॉडी में सिर्फ एक एड्रिनल नहीं, दो एड्रिनल ग्लैंड है, इसीलिए अल्फाज बाबा पेयर इस्तेमाल हुआ है। दे आर अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो किडनीज के ऊपर पाए जाते। अब हमें पता है ना किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर। किडनीज एब्डोमेन के आगे वाले साइड में नहीं, किडनीज एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल पे पाए जाते हैं। अगर किडनीज पोस्टीरियर वॉल पे है तो बताओ एड्रिनल ग्लैंड क्या खाक एंटीरियर वॉल पे पाया जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड भी कहां होगा? पोस्टीरियर वॉल पे। वेरी वेरी गुड। तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर सुप्रारीनल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ एंडोक्राइन glands located on the posterior wall of the abdomen or the top of the kidneys। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने शेप के बारे में जिक्र किया और बोला कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, राइट एड्रिनल ग्लैंड इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज pyramidal इन शेप। इसके पास एपेक्स होता है जो नैरो होगा और इसकी ब्रॉडर एरिया को हम बेस के नाम से जानते हैं। लेकिन जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है वो ट्रायंगुलर नहीं बल्कि सेमी ल्यूनर होता है और उसके पास भी अपर नैरो और लोअर बॉर्डर पार्ट देखने को मिलेगा। साइज के बारे में हमने जिक्र किया और बोला कि हर एक एड्रिनल ग्लैंड 50 मिलीमीटर की लेंथ का होता है, 30 मिलीमीटर की ब्रेड्थ का होता है और मेरी जान 10 मिलीमीटर की थिकनेस का होता है। उसके बाद हमने बोला कि जो एड्रिनल ग्लैंड का वजन है वो 5 ग्राम है। कलर की बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड येलोविश होगा यूजुअली कॉर्टेक्स, अभी बताया, या तो एड्रिनल ग्लैंड मेरी जान रेडिश ब्राउन होगा। यहां लिखा है एड्रिनल ग्लैंड इज येलोविश इन कलर स्पेशली द कॉर्टेक्स। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। While as medulla is reddish brown in color क्योंकि इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन कम होती है। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए हम एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। जरा गौर से देखना, हम एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले कि मैं एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में जिक्र करूं, मैं एक बारी लेक्चर को समराइज करता हूं। सबसे पहले हमने बोला कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है दे आर लोकेटेड अबव द किडनीज, इसीलिए इनको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अपनी सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बोला कि अगर हम इनके शेप के बारे में बात करेंगे तो जो राइट साइड से एड्रिनल ग्लैंड होता है वो ट्रायंगुलर होता है और जो लेफ्ट साइड से एड्रिनल ग्लैंड होता है वो सेमी ल्यूनर होता है। साइज के बारे में बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड की लेंथ बाबा 50 मिलीमीटर होती है, एड्रिनल ग्लैंड की ब्रेड्थ बाबा 30 मिलीमीटर और थिकनेस मेरी जान 10 मिलीमीटर होती है। वजन के बारे में बात करेंगे तो हर एक एड्रिनल ग्लैंड का वजन 5 ग्राम होता है और कलर की बात करेंगे तो जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है वो येलोविश कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स।
और जो मेडुला होता है उसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन कम होती है, इसीलिए वो येलोइश नहीं दिखता, वो स्लाइटली डार्कर दिखता है या ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। अब हम बाबा आगे बढ़ेंगे और पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर बेटा हम एड्रीनल ग्लैंड आपके बोर्ड के सामने बनाने की कोशिश करेंगे तो जरा गौर से देखना। लेट अस अज्यूम दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया कि एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मेरी जान आपके किडनीज के बिल्कुल नजदीक पाया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज मेडुला, while as the other part which is located away from the kidneys, this area which is yellowish in color is called as cortex। यानी एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो बाबा किडनी से दूर, ये रही आपकी किडनीज और ये रहा मेरी जान आपके पास एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड का वो हिस्सा जो किडनीज के बिल्कुल नजदीक पाया जाता है, इसे मेरी जान मेडुला कहा जाता है, और कुछ हिस्सा किडनी से दूर पाया जाता है, इसे हम बाबा कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये कॉर्टेक्स जो होता है ये येलोइश कलर का होता है क्योंकि इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, which are responsible for the formation of बाबा different hormones like corticosteroids। तो मेडुला जो होता है इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये डार्कर इन कलर होता है या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर हम इस कॉर्टेक्स की तरफ गौर से देखेंगे तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। The first layer is called as zona glomerulosa। नजर रखना बाबा, zona glomerulosa, zona glomerulosa। Number 2 layer is called as zona fasciculata, zona fasciculata। And third layer is called as मेरी जान zona reticularis, zona reticularis। अब जरा गौर से देखना, ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ना, इसमें जो सेल्स होती हैं दे आर क्यूबाइडल और कॉलमनर। इसमें क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल्स पाई जाती है एंड दीज क्यूबाइडल और कॉलमनर सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट दे फॉर्म ए टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बोला कि जो एड्रीनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स हैं, एक मेडुला जो किडनी के नजदीक होता, दूसरा कॉर्टेक्स जो किडनी से दूर होता, और इस कॉर्टेक्स के भी 3 लेयर्स है। पहला लेयर जो जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा लेयर जोना फेसिकुलेटा और तीसरा लेयर जोना रेटिकुलरस, जोना रेटिकुलरिस। जो जोना फेसिकुलेटा है ना, ये कॉलमनर सेल्स का बना होता है, बट ये कॉलमनर सेल जो होती है ना, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, और ये ऐसे आपस में अरेंज होती है कि एक छोटी बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इसीलिए इस लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, बिकॉज द सेल्स प्रेजेंट विद इन दिस लेयर फॉर्म ए टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलोसा। इसके बाद जो जोना फेसिकुलेटा होता है, दिस जोना फेसिकुलेटा इज मेड अप ऑफ, शाबाश बाबा, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीहाइड्रल सेल्स। ये पॉलीहाइड्रल सेल्स उन सेल्स का बना होता है जिनकी बहुत सारी सरफेसेस होती है। It is not made up of simple columnar cells, it is made up of polyhedral cells, those cells which have many surfaces. These cells are called as shabash polyhedral cells. So it is not made up of simple columnar cells, it is made up of polyhedral cells. Now please remember, zona glomerulosa जो होता है ना, it releases shabash mineralocorticoid and a special type of mineralocorticoid called aldosterone। While as जो zona glomerulofasciculata होता है, it releases glucocorticoid and the special glucocorticosteroid is cortisol। तो जो पहला लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये रिलीज कर देता है एल्डोस्टेरोन। कैसे, उसके मैकेनिज्म को अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा लेयर जोना फेसिकुलेटा, इट रिलीजेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। व्हाइल एज जो जोना रेटिकुलरिस है, इट रिलीजेस एंड्रोजेंस एंड द प्राइमरी एंड्रोजेंस दोस आर कॉल्ड एज DHEA। नाम तो सुना होगा, डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन।
तो क्या रिलीज करेगा? डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टिरोन। कौन? ज़ोना रेटिकुलरिस। व्हाइल एज जो आपका मेडुला है ना, इट रिलीजेस टू स्पेशल कैटेकोलामाइन्स एंड दोस आर कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब कैसे ये होगा यह मैं आपको सिंथेसिस में अभी समझाऊंगा। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अभी तक मैंने बोला कि अगर हम एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का येलोविश कलर का होता है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, वो किडनी से दूर होता है। दूसरा डार्क कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो किडनीज के नजदीक होता है और उसे हम मेडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है हालांकि ये येलो कलर का होता है, लेकिन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एज ज़ोना ग्लोमेरुलोसा and zona glomerulosa is made up of columnar cells, and these columnar cells, ये जो columnar cells होती है, they are arranged in a special manner that they form a tiny ball like structure, and that tiny ball like structure is called as glomerulosa। इसीलिए इस लेयर को ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। और इन सेल्स का काम होता है एक स्पेशल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करना, एक स्पेशल मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करना, एंड दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। नंबर दूसरा लेयर जो है जिसे हम ज़ोना फेसिकुलेटा कहते हैं, रिमेंबर इट इज द वाइडेस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। वाइडेस्ट लेयर होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साइटोप्लाज्म इसमें थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। नाउ प्लीज रिमेंबर इसका काम क्या, इसमें जो सेल्स होती है वो पॉलीहाइड्रल होती है और इन पॉलीहाइड्रल सेल्स का काम होता है क्या रिलीज करना? कॉर्टिसोल, जो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। उसके बाद जो तीसरा लेयर है ज़ोना रेटिकुलरिस, इसका काम होता है प्राइमरी एंड्रोजन्स को रिलीज करना, प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन, एब्रिविएटेड एज DHEA। उसके बाद जो मेडुला होता है, जो इनर पार्ट होता है, इनर लेयर नहीं, इनर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसे हम मेडुला कहते हैं। और यह मेडुला रिलीज करता है दो जबरदस्त हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिन्हें हम कैटेकोलामाइन्स के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी स्लाइड पे ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये रहा आपके सामने स्लाइड। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अभी जो कॉर्टेक्स होता है इट इज द आउटर पार्ट, ये बाहर की तरफ होता है and forms the main mass of the adrenal gland। एड्रिनल ग्लैंड का सबसे ज्यादा वाला हिस्सा कौन होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके बाद मैंने बोला कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसके भी 3 लेयर्स है। नंबर 1 ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, नंबर 2 ज़ोना फेसिकुलेटा एंड नंबर 3 ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना फेसिकुलेटा जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल्स एंड दीस कॉलमनर सेल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलोसा। उस टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और ये जो आपका लेयर है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ये एक जबरदस्त मिनरल कॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। दूसरा लेयर इज द वाइडेस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम ज़ोना फेसिकुलेटा कहते हैं। इट इज द वाइडेस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इसमें जो सेल्स होती है वो पॉलीहाइड्रल होती है। साइटोप्लाज्म इसमें ज्यादा होता है, कम नहीं, ज्यादा होता है इसमें साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसमें मेरी जान ये एक हार्मोन को रिलीज करता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। तो इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। उसमें साइटोप्लाज्म कम होता, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता। उसके बाद अगर हम तीसरे स्लाइड पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये रहा आपका एड्रिनल ग्लैंड और ये रहा इसका कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में आपको ये जो पहला लेयर दिखाई दे रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना ग्लोमेरुलोसा और ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन। और ये जो दूसरा लेयर आपको देखने को मिलेगा, वाइडेस्ट लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, दिस लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना फेसिकुलेटा। और ये आपको नीचे वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेरी जान ज़ोना रेटिकुलरिस। इसके बाद ज़ोना रेटिकुलरिस के बारे में जिक्र करेंगे इस स्लाइड पे। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन्स यानी सेक्स हार्मोन्स यहीं से रिलीज होते हैं। और एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो यहां से रिलीज होता है, जहां से फिर बाद में सेक्स हार्मोन्स बनेंगे एंड दैट सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एज शाबाश डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन। उसके बाद एड्रिनल मेडुला के बारे में मैंने आपको बताया कि एड्रिनल मेडुला जो है एड्रिनल ग्लैंड का इनर मोस्ट पार्ट होता है
और इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, लेकिन इसमें स्पेशल सेल्स, क्रोमेटिन सेल्स होती है, बाद में बताऊंगा। और ये एक जबरदस्त किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। चलो बाबा, अब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। जरा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां का। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन कैसे बनता है। अब लेक्चर की तरफ नजर बनाए रखना, अब लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है। लेट अस एज्यूम बाबा, ये आपका एड्रीनल ग्लैंड, और ये एड्रीनल ग्लैंड का मेरी जान एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये रहा बाबा इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब नजर रखना, गौर से बाबा नजर रखना। सबसे पहले क्या होगा कि इधर आपके पास हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। जरा गौर से देखना, जब भी नजर रखना, जब भी बेटा आपके ब्लड में सोडियम की लेवल कम होगी, या जब भी ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके ब्लड का वॉल्यूम कम है या अगर ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन घट चुकी है, तब जाके क्या होगा, कल की तरह यहां पे हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा। Now this paraventricular nucleus releases a hormone, and that hormone is called as CRH, corticotrophin releasing hormone. नाउ सर, कल तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ने टीआरएच प्रोड्यूस किया था, आज सीआरएच क्यों? क्योंकि कल स्टिमुलस अलग था, आज स्टिमुलस अलग है। कल स्टिमुलस T3 T4 कम था, आज का स्टिमुलस सोडियम कंसंट्रेशन कम है। रिमेंबर, जब भी आपका हार्ट ब्लड आपके ब्रेन को भेजेगा, खुदा ना खास्ता अगर इस ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, अगर इस ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम कम है, तब जाके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, और आपका हाइपोथैलेमस या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक हार्मोन रिलीज करेगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज सीआरएच। सीआरएच बोले तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद ये सीआरएच हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, यानी ब्लड वेसल के जरिए से, जिसे हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से ये सीआरएच सीधे पहुंचेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और यहां पिट्यूटरी ग्लैंड में एक जबरदस्त किस्म की सेल पाई जाती है, एंड दैट सेल इज मेरी जान कॉल्ड एज कॉर्टिकोट्रॉफ। गौर से देखना बाबा, कॉर्टिकोट्रॉफ। सबसे पहले सोडियम की कंसंट्रेशन कम थी, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ और रिलीज किया सीआरएच। सीआरएच ब्लड वेसल के जरिए से पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा, और वहां पे कॉर्टिकोट्रॉफ को एक्टिवेट किया, और कॉर्टिकोट्रॉफ जो ही एक्टिवेट होगी, ये मेरी जान एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा सीधे आपके ब्लड में, एंड रिमेंबर दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज बाबा ACTH, एड्रीनो। अब नाम से ही पता चल रहा है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो किधर जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड में। वहां किधर जाएगा? कॉर्टिको यानी कॉर्टेक्स में जाएगा। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन जाता किधर है? टू द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। तो सबसे पहले बाबा, जब भी आपके ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन घटेगी, जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम घटेगा, तब जाके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होकर सीआरएच बनाएगा। सीआरएच बोले तो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद सीआरएच ब्लड के जरिए से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा, और वहां पे मेरी जान कॉर्टिकोट्रॉफ्स को एक्टिवेट करके एक हार्मोन को रिलीज कराएगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ACTH।
अब ACTH बाबा ब्लड वेसल के जरिए से सीधे पहुंचेगा आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में, और एड्रीनल कॉर्टेक्स के यूजुअली किस वाले हिस्से में? रिमेंबर, इट विल रीच टू ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। अब इस ज़ोना ग्लोमेरुलोसा की एक सेल को बाबा हम इधर आपके बोर्ड पे बनाएंगे। लेट अस अज्यूम दिस इज वन सेल ऑफ द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। अब होगा क्या, जो ही ये ACTH ब्लड के जरिए से आपके ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचा तो बाबा होगा क्या? दिस इज ACTH रीचिंग टू द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। अब होगा क्या ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में? जरा गौर से देखना, यहां जो ही ACTH पहुंचेगा तो आपके ज़ोना ग्लोमेरुलोसा पे सेल्स जो होती है उन पे एक प्रोटीन होता है जिसे हम जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। वो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होकर एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एडेनिलाइल साइक्लेज। That enzyme is called as adenylyl cyclase। अब इसके बाद मेरी जान क्या होगा? इसके बाद जो ही जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो इसके बाद एक और एंजाइम एक्टिवेट होगा कॉल्ड एडेनिलाइल साइक्लेज। अब एडेनिलाइल साइक्लेज क्या काम करेगा मेरी जान? ये सेल के अंदर, सेल है ना, ये सेल के अंदर ATP को कन्वर्ट करेगा और बनाएगा CAMP। और जो ही CAMP बनेगा, CAMP actually activates an enzyme within the cell called as protein kinase A। अब जरा गौर से बाबा कॉन्सेप्ट की तरफ देखना होगा। क्या अल्डोस्टेरोन कैसे बनेगा? सबसे पहले मेरी जान ब्लड में सोडियम की लेवल घटी ना, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ ना, उसके बाद हाइपोथैलेमस ने CRH रिलीज किया ना, उसके बाद CRH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा और वहां पे कॉर्टिकोट्रॉप्स को एक्टिवेट किया। जो ही कॉर्टिकोट्रॉप्स एक्टिवेट हुई वहां से बाबा एक हार्मोन निकला, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ACTH। जब ये ACTH आपके एड्रीनल ग्लैंड के पास पहुंचा और एड्रीनल ग्लैंड की सेल्स के पास पहुंचा, इस सेल को हमने यहां जूम किया, और जो ही आपके सेल्स के पास पहुंचा तो इसने एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया जो इन सेल्स के मेम्ब्रेन पे था। उस प्रोटीन को हमने कहा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। जो ही जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और एंजाइम में चेंज आ गई, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एडेनिलाइल साइक्लेज। और जो ही एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, इसने सेल के अंदर जो ATP माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया था उस ATP को CAMP में कन्वर्ट करेगा। CAMP बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और जो ही CAMP बना तो मेरी जान एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज A। अब जरा देखो गौर से होगा क्या? अब ये जो सेल है ना, मैंने अभी बोला था आपको कि जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स है, यहां कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा होती है, यहां लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब जरा गौर से बाबा देखना, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, दिस कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेगनेनोलोन। याद रखना, this cholesterol is converted into pregnenolone with the help of an enzyme, and that enzyme is called as CYP11A1। This enzyme is called as CYP11A1, या this enzyme is called as SCC। SCC बोले तो साइड चेन क्लीवेज एंजाइम। सर ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले जो ही प्रोटीन काइनेज A एंजाइम एक्टिवेट हुआ था ना, उस एंजाइम ने मेरी जान इस वाले एंजाइम को एक्टिवेट किया, यानी साइड चेन क्लीवेज वाले एंजाइम को एक्टिवेट किया। जो ही ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ, इसने कोलेस्ट्रॉल को किस में बदला? प्रेगनेनोलोन में। और जो ही प्रेगनेनोलोन बना, दिस प्रेगनेनोलोन इज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरोन। रिमेंबर, इट इज कन्वर्टेड इनटू progesterone with the help of another enzyme, and that enzyme is called as 3-beta HSD। नाम याद रखना, 3-beta HSD। 3-beta HSD बोले तो शाबाश हाइड्रोक्सी, इधर लिखूंगा हुआ 3-beta HSD। 3-beta HSD बोले तो 3-beta HSD बोले तो हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड, डी बोले तो डिहाइड्रोजनीज। 3-beta
हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। तो अभी तक हमारे पास कोलेस्ट्रॉल किस में बदला? प्रेग्नेनोलोन में। और प्रेग्नेनोलोन किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोजेस्टेरोन में। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, बस नजर 2 मिनट बनाए रखिए। दिस प्रोजेस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू मेरी जान 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। 11 डीऑक्सी। यहां नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नजर रखना बाबा। सबसे पहले हमारे पास कोलेस्ट्रॉल था और ये कोलेस्ट्रॉल किस में तब्दील हुआ? बोले तो प्रेग्नेनोलोन। और प्रेग्नेनोलोन किस में कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्ट हुआ मेरी जान प्रोजेस्टेरोन में। कन्वर्ट हुआ वो प्रोजेस्टेरोन में। और ये प्रोजेस्टेरोन मेरी जान कन्वर्ट किस में हुआ? 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। नाम याद रखना बाबा, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। तो कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हुआ? प्रेग्नेनोलोन में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज CYP11A1, जिसको आपने नाम SCC रखा था, साइड चेन क्लीवेज एंजाइम। प्रेग्नेनोलोन किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोजेस्टेरोन में। किसकी वजह से? 3 बीटा HSD बोले तो हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल एंजाइम, एंड दैट ब्यूटीफुल एंजाइम इज कॉल्ड एज 21 हाइड्रोक्सिलेज। रिमेंबर द नेम, 21 हाइड्रोक्सिलेज। And finally, this 11 deoxycorticosterone is converted into aldosterone with the help of an enzyme called as aldosterone synthase। तो यहां बना बाबा आपका एल्डोस्टेरोन। तो इसी चीज को फिर से एक बार दोहराऊंगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसे बनता है, एल्डोस्टेरोन कैसे बनता है, जरा आप गौर से देखेंगे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने बोला कि जब आपके ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन घटेगी, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और रिलीज करेगा सीआरएच ब्लड वेसल के जरिए से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में कॉर्टिकोट्रॉफ एक्टिवेट होकर एक हार्मोन बनाएगी कॉल्ड एज एसीटीएच बोले तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और ये एसीटीएच ब्लड वेसल के जरिए आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। और जो ही ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, वहां पे सेल्स पे एक प्रोटीन होता है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, ये उस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। वंस द जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, अब दिस जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्चुअली एक्टिवेट्स अनदर एंजाइम कॉल्ड एज एडेनाइल साइक्लेज। अब जो ही एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, ये सेल के अंदर जो ऑलरेडी एटीपी प्रेजेंट होता है, उस एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है। सीएमपी बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज cyclic adenosine monophosphate। later on this cyclic adenosine monophosphate ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो सेल के अंदर ही होता है। उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन काइनेस ए। जो ही प्रोटीन काइनेस ए एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ये बाकी एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर देता है, जैसे कि CYP11A1 को स्टिमुलेट करेगा, 3 बीटा HSD को स्टिमुलेट करेगा। ये मेरी जान जितने भी एंजाइम्स यहां जरूरत होते हैं, तमाम एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने में मदद करेगा। अब होगा क्या, जो ही ये CYP11A1 को एक्टिवेट करेगा, तो मेरी जान CYP11A1 कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रेग्नेनोलोन में। और प्रेग्नेनोलोन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोजेस्टेरोन में। किसकी वजह से? 3 बीटा HSD। और प्रोजेस्टेरोन किस में कन्वर्ट होगा? 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन में with the help of 21 hydroxylase। और 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन किस में कन्वर्ट होगा? फाइनली एल्डोस्टेरोन में with the help of last enzyme called as aldosterone synthase। और ऐसे बनता है आपका एल्डोस्टेरोन। अब अगर मैं आपको यहां पे लास्ट में दिखाऊंगा कि एल्डोस्टेरोन, और ये रहा आपका एल्डोस्टेरोन, और यहां से रहा मेरी जान आपका कॉर्टिसोल, यहां रहा बाबा आपका कॉर्टिसोल। गौर से देखना, थोड़ा फर्क यहां देखने को मिलेगा। यहां सबसे पहले मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल, गौर से देखना थोड़ा फर्क रहेगा सिंथेसिस में। कोलेस्ट्रॉल बनेगा प्रेग्नेनोलोन, ये जरूरी याद रखना है। सिंथेसिस में क्या फर्क है? प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट होगा प्रोजेस्टेरोन में, और प्रोजेस्टेरोन मेरी जान कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, और 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन लास्ट में बनता है एल्डोस्टेरोन। लेकिन मेरी जान जरा गौर से देखना, यहां क्या होगा? ऐसा ही मैकेनिज्म चलेगा, लेकिन यहां कोलेस्ट्रॉल पहले किस में कन्वर्ट होगा? प्रेग्नेनोलोन में।
सेम जैसे वहां हुआ था प्रेग्नेनोलोन में, और प्रेग्नेनोलोन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोजेस्टेरोन में। यहां तक तो सेम है, लेकिन इसके बाद प्रोजेस्टेरोन किस में कन्वर्ट होना चाहिए था? 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉइड, लेकिन यहां प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, और 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है मेरी जान, शाबाश, कन्वर्ट हो जाता है 11 डीऑक्सी cortisol, 11 deoxycortisol, and later on 11 deoxycortisol convert हो जाता है cortisol में। Remember this is 11 deoxycorticosterone, this is 11 deoxycortisol। तो यहां कौन मदद करेगा? सेम एंजाइम CYP11A1। यहां कौन मदद करेगा? सेम एंजाइम 3 बीटा HSD। यहां कौन मदद करेगा? रिमेंबर यहां मदद करेगा बाबा आपका एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज 17A हाइड्रोक्सिलेज। 17A हाइड्रोक्सिलेज, रिमेंबर 17A हाइड्रोक्सिलेज। और फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल, और इसमें मदद करेगा 21 हाइड्रोक्सिलेज, 21 हाइड्रोक्सिलेज, एंड लास्ट 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल कन्वर्ट होता है कोर्टिसोल में विद द हेल्प ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे बन जाते हैं आपके हार्मोन्स, कैसे आपका एल्डोस्टेरोन बनता है, कैसे आपका कोर्टिसोल बनता है वक्त की कमी की वजह से। असल में मुझे अभी इसमें दो और चीजें पढ़ानी थी, मुझे अभी इसमें ब्लड सप्लाई भी पढ़ानी थी, लेकिन शायद मैं ब्लड सप्लाई को नहीं पढ़ाऊंगा। ये रही आपके सामने ब्लड सप्लाई। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, ब्लड सप्लाई को नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं। आज मैं आपको सिंथेसिस समझाऊंगा। स्लाइड पे बात, corticosteroids are the steroid hormones and are derived from the cholesterol। और कैसे बनता है? सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल is initially converted into pregnenolone। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोलोन में तब्दील होता है by an enzyme called as CYP11A1 or which is called as P45SCC side chain cleavage enzyme। P बोले तो प्रोटीन। उसके बाद प्रेग्नेनोलोन is converted into progesterone by another enzyme and that is called as 3 beta HSD। 3 बीटा बोले तो 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद this progesterone is converted into 11 deoxycorticosterone by another enzyme called as 21 hydroxylase, and later on this corticosterone is converted by shabash 11 beta hydroxylase। Finally मैंने बोला corticosterone is converted into aldosterone by another enzyme called as aldosterone synthase। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हुआ प्रेग्नेनोलोन में, प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट हुआ प्रोजेस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हुआ शाबाश 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, और 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन कन्वर्ट हुआ कोर्टिकोस्टेरोन में। ये एक और पॉइंट ऐड करना, कोर्टिकोस्टेरोन, और कोर्टिकोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है मेरी जान एल्डोस्टेरोन में। यहां एंजाइम लगता है CYP11A1, यहां एंजाइम लगता है 3 बीटा HSD, यहां एंजाइम लगता है शाबाश, यहां एंजाइम लगता है 21 हाइड्रोक्सिलेज, यहां एंजाइम लगता है 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और लास्ट में एंजाइम लगता है एल्डोस्टेरोन सिंथेज। तो बेटा ये था आपके सामने कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसमें ज़ूना ग्लोमेरुलोसा कैसे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और ज़ूना फेसिकुलेटा कैसे कोर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा। अब 2 मिनट आप नजर रखेंगे कि जो मेडुला होता है, लेट अस अज्यूम बाबा ये रहा आपके सामने एड्रीनल ग्लैंड, और ये रहा मेरी जान ऊपर वाला हिस्सा आपका कॉर्टेक्स, और ये रहा मेरी जान आपका मेडुला। जरा गौर से देखना, यूजुअली जो आपका मेडुला होता है ना, ये आपके ब्लड वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्टिव यानी उस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बाबा मेरी जान आपके नर्वस सिस्टम पे। जरा गौर से देखना, अगर आप कभी किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे हैं, नजर रखना बाबा, अगर आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, तो उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नल सीधे भेजेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड को। और जरा गौर से देखना, स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल कर आती है एंड दैट नर्व इज कॉल्ड एज स्प्लैंक्निक नर्व। स्प्लैंक्निक नर्व, नजर रखना बाबा।
आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और सिग्नल किसको भेजी? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली एक नर्व होती है जिसे हम स्प्लैक्निक नर्व कहते हैं, और जो ही ये स्प्लैक्निक नर्व सीधे सिग्नल आपके मेडुला के पास ले जाएगी। तो रिमेंबर, मेडुला में एक जबरदस्त किस्म का अमाइनो एसिड होता है जिसे हम टायरोसिन के नाम से जानते हैं। Once the signal reaches to the adrenal medulla, this tyrosine is converted into L-DOPA by an enzyme, and that enzyme is called as tyrosine hydroxylase. नाम याद रखना, tyrosine hydroxylase। उसके बाद ये L-DOPA जो है ये कन्वर्ट किया जाता है इनटू डोपामाइन। नजर रखना, नजर बनाए रखना बाबा, into dopamine by another enzyme, and that enzyme is called as dopa decarboxylase। डोपा डिकार्बोक्सिलेज। और फाइनली लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, डोपामाइन इज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन। नजर रखना वो, इट इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे आप एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। और इट इज कन्वर्टेड बाय एन एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज PENMT। PENMT बोले तो फिनाइल इथेनोलामाइन। नाम याद रखना बाबा, फिनाइल इथेनोलामाइन, इथेनोलामाइन, फिनाइल इथेनोलामाइन, फिनाइल इथेनोलामाइन, N methyl transferase, N methyl transferase। तो सबसे पहले जब आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में गुजरेंगे, जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिग्नल सीधे भेजेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल स्प्लैक्निक नर्व के जरिए से आपके मेडुला में पहुंचेगी, और मेडुला से मेरी जान टायरोसिन कन्वर्ट होगा L-DOPA में, L-DOPA कन्वर्ट होगा डोपामाइन में, और डोपामाइन कन्वर्ट होगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में। इन दोनों एंजाइम्स को हम कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। आप बाबा आप ही मुझे बताओ कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहां से बना? अमाइनो एसिड से बनाना। ऐसा हार्मोन जो अमाइनो एसिड से बने, इसी को हमने पहले लेक्चर में अमाइनो एसिड डेरिवेटिव के नाम से जाना था। लेकिन इससे पहले अभी के अभी हमने देखा कि जो एल्डोस्टेरोन था और जो मेरी जान कॉर्टिसोल था, अगर आप देखेंगे कि जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल है, ये दोनों कहां से डिराइव होते हैं? ये बाबा डिराइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। अभी मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल इज फाइनली कन्वर्टेड ईदर इनटू एल्डोस्टेरोन या इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिसोल। इसका मतलब है ना कि जो आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, दे आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, व्हाइल एज एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो है ये अमाइनो एसिड से नहीं बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इट इज नॉट एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि स्टेरॉइड हार्मोन किसको कहते हैं, तो आप याद रखना कि स्टेरॉइड हार्मोन्स वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं, जैसे कि आपका एल्डोस्टेरोन, जैसे कि आपका कॉर्टिसोल। तो यहां पर हमने तीन हार्मोन्स के बारे में जिक्र किया, कैसे बनते हैं। नंबर 1 एल्डोस्टेरोन, और दूसरा नंबर 2 कॉर्टिसोल, एंड तीसरा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब इन तीनों हार्मोन्स की फंक्शन क्या है, इसको भी हम अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसी टाइम हम पढ़ेंगे मेरी जान कि एड्रिनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई क्या होती है। जो कि आज का लेक्चर थोड़ा लार्ज या बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने समझा नहीं पाऊंगा। अब मिलते हैं हम आपके साथ अगले आने वाले लेक्चर में, जहां पे हम एड्रिनल ग्लैंड के ब्लड सप्लाई और इन हार्मोन्स की फंक्शंस के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत, और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।